जाहिद शाह शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुइनुद्दीन हैदर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे मजीद बात करते हैं। मुइनुद्दीन हैदर साहब, सर ये बताइएगा, एक तवील अरसे पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और ये इतनी कोई ख़तरनाक जंग थी, इतनी खौफनाक किस्म की ये जंग थी कि दुनिया की कोई भी कौम, कोई भी फ़ौज इस जंग में नबरदाज़मान नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मिलकर दहशत गर्दी को शिकस्त दी। एक तवील अरसे बाद ये ऐसा वाकया पेश आया, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे थे कुछ इस तरह की इतलात आ रही थी, दहशतगर्द यकजा हो रहे हैं, दहशतगर्द दोबारा से मजमूम कार्रवाइयां कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस वाकये पर आप? मोइनुद्दीन हैदर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे सुन सकते हैं आप? जी सुन रहा हूं अभी तो। जी सर, ये बताइएगा, एक तवील अरसे बाद इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आया, पूरा मुल्क इस वक्त सोगवार है, हर कोई अफसुर्दा है। पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इस तरह के वाकयात आ रहे थे, इस तरह की खबरें आ रही थी कि दहशतगर्द यकजा हो रहे हैं। इस वाकये पर सर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से ये अफसोसनाक सानिया जो इतना बड़ा हुआ है, इतना जानी नुकसान हुआ है, इसकी वार्निंग तो हमको पिछले कई हफ्तों से मिल रही थी। जो बलूचिस्तान में एक्टिविटीज थी, कोई ट्रेन उल्टा रहा है, कोई पटड़ी को उड़ा रहा है, और उसके अलावा पुलिस पोस्टों पे हमले हो रहे हैं, पुलिस के मोबाइल पे हमले हो रहे हैं, चौकियों पे हमले हो रहे हैं। तो ये वार्निंग तो हमें मिल रही थी लगातार, लेकिन जिस तरह हमको इस वार्निंग से अलर्ट हो जाना चाहिए था और हमको हिफाजती इकदाम उठाने चाहिए थे, वो हमने नहीं उठाए। हाँ, कुछ अर्सा पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें फिर इस बात को दोहराया गया, बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की सलामती को खतरा पैदा हो रहा है, इसलिए हम दोबारा से नेशनल एक्शन प्लान से गर्द झाड़कर और दोबारा से हम एक्टिव होंगे और इनके साथ एक्टिवली डील करेंगे। अब बात यह है कि ये सिचुएशन जो आपने कहा कि पहले पाकिस्तान बहुत दहशतगर्दी से गुजरा है, ये उस किस्म की नहीं है जिसमें कुछ इलाके हमारे हाथ से निकल गए थे। इसमें कुछ कबायली इलाके थे, वहां पर हुकूमत की रिट खत्म हो गई थी, वहां उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, शरीयत का निजाम कहीं कहीं पर लगा दिया था और उसके ऊपर नाम से जुल्म लोगों पर तोड़ रहे थे। तो वो तो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसके अंदर लोगों को पहले निकाला गया, फिर उनके खिलाफ एक्शन करके इलाके वापस लिए गए, फिर अमन कायम किया गया, फिर पुलिस को हैंड ओवर किया गया। उसके बाद नेक्स्ट फेज जो आया था वो था रद्दुल फसाद का, जिसके अंदर उन्होंने कहा इंटेलिजेंस ये सब, क्योंकि इनका जोर टूट गया है और ये छोटे छोटे टुकड़ियों में बट के इधर उधर छुप गए हैं, तो इनको हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के थ्रू इनको हम पता चलाएंगे कि कमीन गांवों का जहाँ छुपे हुए हैं ये, और इनके साथ डील करेंगे। ये भी ऑपरेशन कामयाबी चला, लेकिन बाद में सीटीडी में जो अच्छे अफसर पोस्ट होते थे, उनको वसाइल मिलते थे, उन पर मजबूत तरीके से फौज, पुलिस, सारे मिलकर रेंजर्स और जो स्काउट्स हैं वो सब हिस्सा लेते थे। वो बीच में फिर कमजोर पड़ गया ये राब्ते भी आपस के। अब जो अफगानिस्तान की सिचुएशन पैदा हुई है कि वहां पर वो अमेरिकन चले गए हैं, वहां जेल के दरवाजे खोल दिए गए जहां पर टीटीपी के या दूसरे दहशतगर्द आईएसआईएस के, दाइश के पुलचरखी जेल में बंद थे। वो निकल के कुछ अफगानिस्तान में छुप गए, कुछ पाकिस्तान में आ गए और उन्होंने फिर ये कार्रवाइयां शुरू की हुई हैं। फिर इसे हुकूमत ने इमरान खान साहब के ज़माने में मुज़ाकरात भी किए, सीज फायर भी टीटीपी से हुआ, फिर वो सीज फायर ख़त्म हो गया, फिर से ये बढ़ने शुरू हो गए। तो देखिए बात ये कि मुज़ाकरात तो पाकिस्तान हुकूमत ने नेक नीयती से किए, वो कामयाब इसलिए नहीं हुआ कि इनकी डिमांडें जो हैं टीटीपी की हो या दूसरों की, वो पूरी नहीं की जा सकती। वो आईने पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो अपना निज़ाम चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि फाटा में जो आपने जम किया है इसको, केपीके में इसको वापस कबायली इलाका बना दो। अब ये कहाँ इस तरह की शर्तें मानी जा सकती हैं? तो अब तो ये हमको एक मजबूत तरीके से दोबारा से इनके खिलाफ एक्शन मजबूत करना पड़ेगा। और मेरे लिहाज से पाकिस्तान के दो जो बड़े अहम प्रॉब्लम हैं, एक मईशत है और एक ये टेररिज्म है। और हमको सब बातें छोड़कर जो एक दूसरे की इल्जाम तराशी और
तमाम दिन फजूल स्टेट्समैन में लगे रहते हैं हमारे सब सियासतदान, छोड़कर इस पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान की इन मसाइल की तरफ आना चाहिए। मोइनुद्दीन हैदर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। जाहिद शाह शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर हैं, तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद शाह शिराजी साहब, ये बताइएगा, पिछले कुछ अरसे में अगर मैं 6-8 साल पहले की बात करूं तो हम ये कहते थे कि जनाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकना है, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान दहशतगर्दों ने पहुंचाया है और उसमें भारत भी कहीं ना कहीं मुलव्विस है, अफगानिस्तान के मामला भी कहीं ना कहीं मुलव्विस है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी और दहशतगर्दों को दीवार से लगा दिया। अब उसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत की तरफ आता है। लेकिन ये जो वाकया हुआ है ये आंखें खोलने के मुतरादिफ है, ये बहुत बड़ा वाकया सर। आपको पहले ही वार्निंग्स मिलती रही हैं। आप देखें कुछ दिन पहले CTD बनू का वाकया हुआ, उसमें क्या हुआ। इससे पहले लकी मरवत में सोफिस्टिकेटेड वेपन इस्तेमाल किए गए, जो कि अमेरिकन फोर्सेस खुद मानते हैं कि $7.6 बिलियन का असला वो छोड़ के यहाँ से भागे हैं। और प्रॉक्सी वार के तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तो इस्तेमाल किया गया, ये एक अलग डिस्कशन है। लेकिन जो अहम चीज़ है, जैसे नेशनल एक्शन प्लान की बात की मोइनुद्दीन हैदर साहब से ने, तो उसमें जो ज़रूरी चीज़ें क्या थी, क्या आया APS के वाक़े के बाद हमारी आंखें खुली, तमाम लोग एक पेज पे आए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री, हमारे पॉलिटिशियंस, कि हमने एक नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करना है। क्या जो बलूचिस्तान का इशू था उसको एड्रेस किया गया? क्या जो सदर्न पंजाब के अंदर दहशतगर्दों या मिलिटेंट्स के ठिकाने थे उनको डिसमेंटल किया गया? क्या हम सर ये वीडियोस जो अभी रिसेंटली निकल कर आई थी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे थी, ट्विटर पर हर कोई इसको रिट्वीट कर रहा था कि जिस तरह से जो बाढ़ लगाई गई थी, और ये बाढ़ बड़ी मेहनत के साथ लगाई गई थी, पाक फौज ने कुर्बानियां दी थी, एक तवील हमारी रकम उस पर खर्च हुई थी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान उसको काटा जा रहा है, लोग आ रहे हैं। तो सर ये वजह भी हो सकती है। ये वजह देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने कबायली इलाकों के अंदर एक डेवलपमेंट प्लान करना था। आपने 2 काम किए, आपने अटैक किया, आपने लोगों को रूट आउट किया, मिलिटेंट्स को उठा के बाहर फेंका, फिर रिपेट्रिएशन का फेज था, फिर फाटा की डेवलपमेंट का फेज था। क्या आया आज हम देख सकते हैं कि जो हमारी नेशनल एक्शन प्लान के अंदर कमिटमेंट की गई थी इन इलाकों को डेवलप करने के लिए, इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, इनको रिवाइव करने के लिए, वो उस पर अमल हुआ नहीं हुआ? क्या आपने वो स्लीपर सेल्स डिसमेंटल किए जो कि शहरी इलाकों के अंदर थे? वो फोर्सेस आपने डिसमेंटल की जो कि इन दहशतगर्दों को फंड करती रही हैं। मैं आऊँगा इसके बाद फॉरेन एलिमेंट की तरफ भी, लेकिन जो इंटरनल एलिमेंट था आपका नेशनल एक्शन प्लान का, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और आज 12 डेवलपमेंट हुई तो थी, लेकिन हाँ इस पे बहस की जा सकती है कि उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से नेशनल एक्शन प्लान में जिक्र किया गया था। ऐसा है? ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हुआ नहीं। अब आप ये कह रहे हैं कि जनाब दोबारा मिलिटेंट्स रीग्रुप हो रहे हैं, तो वो अफगानिस्तान का इशू भी एक इम्पोर्टेंट है। आपने तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट में गए कि हम पीस निगोशिएट करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अफगान सॉइल इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। और दूसरा देखिए, स्प्लिंटर ग्रुप्स का जो इशू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब TTP कह रही है कि हमने मस्जिद में हमला नहीं किया, अफगान तालिबान ने एक फतवा जारी किया है कि मसाजिद पर हमले इस्लाम के खिलाफ है और हम इसको कंडेम करते हैं। सही है। तो दूसरी तरफ देखें, अब स्प्लिंटर ग्रुप्स जो है, छोटे छोटे ग्रुपों के अंदर आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। अब ये मामला ऐसा है कि फॉरेन एलिमेंट बिल्कुल इन्वॉल्व। दोबारा अपनी ट्रांसमिशन की तरफ वापस आते हैं। मोइनुद्दीन हैदर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीनवाइल हमारे नुमाइंदगान आसिफ शहजाद और आसिफ शगुरी मौजूद हैं, उनसे भी जरा डिटेल्स लेंगे। लेकिन सर मोइनुद्दीन हैदर साहब, सर इसमें जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस आई, ये बात अमेरिकन ने खुद बोली थी कि हम एक बड़ा असले का जखीरा वहां पर छोड़कर आए, और जो मनाजिर हमने देखे थे वो सबके सामने ही थे। लेकिन उसके बाद जब जेलों के दरवाजे टूटे हैं, लोग बाहर निकल कर आए हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग वहां पर बंद थे वो बाहर निकल कर आए। फिर ये सुनने में भी आया था कि अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान वालों ने बोला था कि भाई आप यहां ना रहें, आपकी यहां पर कोई गुंजाइश नहीं है, आप पाकिस्तान वापस चले जाएं या फिर आप कहीं और निकल जाएं। फिर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मूव करना शुरू किया, और जाहिर सी बात है उनको एक ही काम आता है, दहशतगर्दी करना। तो ये वजूहात हो सकती है इसकी? मोइनुद्दीन हैदर साहब, मेरी आवाज आ रही सर आपको? जी सर, सवाल सुनो, मैं रिपीट करूं? आवाज कट रही है। ठीक है सर, मैंने आपसे पूछा तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, जी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जब से अफगानिस्तान में मौजूद है, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जितने लोग जेल में बंद थे वहां से दरवाजे टूटे, वो बाहर निकल कर आए, और फिर अफगानिस्तान में हुकूमत ने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ ही सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो पाकिस्तान वापस जाएं या कहीं और जाएं, और उनको सिर्फ दहशतगर्दी तखरीबकारी करना आती है। तो क्या ऐसा है कि वो मुनज़्ज़म हो रहे हैं दोबारा पाकिस्तान के अंदर?
जी, मतलब इसमें तो यही है कि उसमें से चंद हजार लोग जो थे वो आए थे और फिर वो सवाल कर गए थे, और वहां पर लोगों ने मुजाहरे भी किए कि इनको किसने आने दिया है, और ये फिर से वही समझ रहे हैं कि काम शुरू हो गया कि बैठो, लोगों को अगवा करो, तावान दो और अपनी हुकूमत कायम करो। फिर काफी शोर मचा मुजाहरों के बाद, तो फिर इनके खिलाफ एक्शन हुआ, फिर ये दोबारा अपनी छुप गए और उन्होंने कार्रवाइयां शुरू की और कर रहे हैं। तो बस इनका तो जाहिर आपने कहा दहशत गर्दी हो गई, और इसके अलावा अगवा बराए तावान हो गया, इसी किस्म के काम इनको आते हैं और ये कर रहे हैं ये काम। लेकिन मैंने कहा कि अब तो एक मजबूत प्रोग्राम के जरिए से इनसे निपटना जरूरी हो गया है। ठीक है सर, मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आसिफ शहजाद हमारे साथ मौजूद है पुलिस लाइंस के बाहर, जरा उनसे बात करते हैं। आसिफ बताइएगा, अभी तक तहकीकात में क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, इब्तिदाई तहकीकात में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? देखें जी, जो इब्तिदाई तहकीकात सामने आई हैं उसमें बताया गया है कि जो ख़ुदकुश बमबार है वो मेन रास्ते से एंटर हुआ है, और बताया जा रहा है कि पीछे पुलिस कॉलोनी है, वहाँ पर क्वार्टर हैं, उस तरफ से अंदर आया है। लेकिन जो इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं कि अगर अंदर तक आया तो कौन उसको लेकर आया है। मस्जिद जो है मेन सेंट्रल पुलिस लाइन के अंदर वाक़ है, और मस्जिद तक उसको लेके आने वाले कौन हैं, इस हवाले से भी देखा जा रहा है। तो जैसा कि मैं बताया कि इस हवाले से इस वक्त जो आला सतही इजलास जो है वो जारी, जिसमें IG पुलिस समेत जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और जो निगरान सूबाई हुकूमत है उसके आला अहदेदार भी वहाँ पर मौजूद हैं। उस इजलास की जो वो देखा जा रहा है उसमें तहकीकाती इदारे भी शामिल हैं जो कि तहकीकात के हवाले से उनको आगाह करें। अजय भी कहा जा रहा है गलती कहाँ पर हुई, बारूदी मवाद गाड़ी के जरिए मुंतकिल किया गया था, इस हवाले से क्या अपडेट आई है? सर सवाल जरा दोहराएं। मैंने आपसे पूछा था ये बारूदी मवाद जो है वो गाड़ी के जरिए मुंतकिल किया गया, ऐसा कहा जा रहा है, इस हवाले से कोई अपडेट आई है अभी? देखें जी, जो हैं सामने तो उस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़राए के मुताबिक कहा गया है गाड़ी है, लेकिन जो तहकीकात की इब्तिदाई रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि खुदकुश बमबार ही अंदर आया है, गाड़ी के ज़रिए उसको अंदर लाया गया है। अच्छा। गाड़ी किसकी थी, कहाँ से आई, किस तरह आई, गाड़ी में मवाद था, गाड़ी बाहर दोबारा चली गई या गाड़ी अंदर ही रही, इस हवाले से तमाम जो तहकीकात है वो की जा रही हैं। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने तमाम CCTV फुटेज जो हैं वो अपनी तहवील में ली है, ना सिर्फ पुलिस लाइन की CCTV फुटेज बल्कि जो सिविल सेक्रेटरीट है उसकी CCTV फुटेज भी उन्होंने अपनी तहवील में ले ली है। इसके साथ साथ जो पुलिस सर्विसेज अस्पताल है, इसके साथ ही जो है पुलिस कॉलोनी भी वाक़ है, उस कॉलोनी से मुतसिल जितने कैमरे थे वो भी उन्होंने अपनी तहवील में ले लिए हैं और तमाम जो शवाहिद हैं वहाँ से इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो आसिफ कुछ पता चल सका बताया जाएगा कि देखने के बाद ये कहाँ से आया, किस तरह से आया, कौन उसको अंदर लेकर आया, किस तरह से ये अंदर मस्जिद तक आ गया, कुछ पता चल सका? इस हवाले से अपडेट आई है कुछ? देखें, ये कहना कुछ कबल वक्त होगा, जब तक तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल नहीं आ जाती, जामे तहकीकाती रिपोर्ट आएगी तो इस हवाले से मज़ीद जो है वो कहा जाएगा। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक कि मेन जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट है खैबर रोड से मुत्तसिल इधर से इंटर हुआ है, जबकि आगे से बताया जा रहा है कि वो पुलिस कॉलोनी के क्वार्टर्स की तरफ गया है। लेकिन ये कहना कबल वक्त है कि आया ये वही रास्ता इख्तियार किया गया है या फिर दूसरे रास्ते से उसको अंदर लाया गया है। इस वक्त जो है तहकीकात जारी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। इस वक्त बताया जा रहा है कि 2 अफराद ऐसे हैं जो कि मिसिंग हैं और मलबे के नीचे मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि उनके लवाहिकीन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो अस्पताल भी गए हैं, लेकिन अस्पताल में उनको ना ही ज़ख्मियों में अपने प्यारे मिले हैं, ना ही डेड बॉडी जो है मिले। पुलिस एहलकार बताए जा रहे हैं 2 ऐसे मिसिंग हैं जो कि अभी मलबे के तले हैं। रेस्क्यू इदारों से अब से कुछ देर के जाहिद शाह शिराजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे मज़ीद बात करते हैं। जाहिद साहब, ये बताइएगा सर, जो ये जिक्र हो रहा था अभी कि जिस तरह से दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म हो रहे हैं, मैंने आपसे पूछा था कि एक और नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है या जो इससे पहले किया गया था नेशनल एक्शन प्लान उस पर अब अमल दरामद का वक्त आ गया? क्योंकि इससे पहले जब भी पेशावर में वाक़यात हुए पूरी कौम यकजा हो गई थी, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या पेश आया था, पूरी कौम यकजा हो गई थी और फिर ये तहिया कर लिया था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की अब कोई जगह नहीं होगी, उनके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी। देखिए, 3-4 चीज़ों के ऊपर जैसे बार बार मैं बात करता हूँ, शायद गुफ्तगू हमारी कंटिन्यू नहीं रही। जी। जा गई।
इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि जब आपने नेशनल एक्शन प्लान किया, आपने मिलिटेंट्स को यहाँ से भगाया, जगह रिहेबिलिटेट की, लोगों को वापस आबाद किया। अब उसके बाद कंसोलिडेशन का इशू था, वो था फाटा की डेवलपमेंट का, वो था बलूचिस्तान के अंदर इशूज़ को एड्रेस करने का और एक नेशनल एंटी टेरर टास्क फोर्स बनाने का, जो कि ना हुई। इसके अलावा मदारिस की रजिस्ट्रेशन की बात हुई थी और उनके हिसाबात और उनके अकाउंट्स की जो है ऑडिट की बात हुई थी, जिसके ऊपर बहुत सारी जमातों ने एतराज़ किया, मजहबी जमातों ने। और साथ साथ सदर्न पंजाब के अंदर जो हम कह रहे थे कि बारहा मिलिटेंसी के डेंस मौजूद हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कराची का जो अनफिनिश जो एक्शन प्लान था, उसको मुकम्मल करना था, उन लोगों को, उन दहशतगर्दों और साथ साथ उन क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ एक्शन था, जो कि ना हुआ। अब मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस वक्त, देखें सिक्योरिटी चैलेंजेस आपके ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों बॉर्डर्स पे हैं। अगर आप कहते हैं कि जी आपका दुश्मन भारत आराम से बैठा, ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, अभी देखें ये जो स्टेटमेंट इशू हुई है दहशतगर्दों की उस ग्रुप की जानिब से जिन्होंने इस वाक़े को कबूल किया, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो कोयटा से बैठे हुए हैं, कोयटा के बॉर्डर पे बैठे हैं। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। दूसरा, आपका जो फाटा का इलाका है वो अभी भी मेरे ख्याल में डेवलप नहीं है, वोलेटाइल है। वहाँ आपने पुलिस स्ट्रेंथन करनी थी, आपने इंतजाम कर लिया, लेकिन इंतजाम के हवाले से जो डेवलपमेंट प्लान था, क्या वो पैसे दिए गए फाटा में एजुकेशन की फराहमी के लिए, हेल्थ की फराहमी के लिए, लोगों को रोजगार की फराहमी के लिए? उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सूबे जो है इस वक्त जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुतासरा इलाकों का जो शेयर है वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस मुल्क के अंदर हुकूमतें करना चाहती हैं और वो वाकई यहाँ पे बादशाहत अपनी कायम करना चाहती हैं, तो उन्हें फैसला करना होगा। बार मोइनुद्दीन हैदर साहब ने पहले जिक्र किया कि जी कुछ अर्सा पहले से वार्निंग आ रही थी। वार्निंग जब आ रही थी तो फेडरल गवर्नमेंट का रोल क्या था? क्या वो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगा दी कि ये जी स्वाब के अंदर वाक़या हुआ है, लक्की मरवत के अंदर वाक़या हुआ, तो ये प्रोविंशियल सर अभी कोऑर्डिनेशन भी तो नहीं है ना, वफाकी हुकूमत से कोई इस वक्त कोऑर्डिनेशन भी नहीं। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। रुस्तम शाह साहब, गुज़िश्ता रोज जो सानिया हुआ, वाकई में ये इंतहाई अफसोसनाक सानिया है। तकरीबन 93 अफराद इस सारे वाक़े में शहीद हो चुके हैं। सर क्या कहेंगे इस वाक़े के हवाले से? क्या दहशतगर्द फिर से मुनज़्ज़म हो रहे हैं? हमें क्या करने की जरूरत है? एक बार फिर से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के वक्त आ चुका है। देखिए, चंद बातें तो वाज़ेह हैं, सिक्योरिटी ब्रीच तो थी, उसके साथ साथ ये है कि इंटेलिजेंस फेलोर भी थी, और उसके साथ साथ ये भी है कि एट द हाईएस्ट लेवल हुकूमत ने इस सारे मसले को न संजीदगी से लिया है। वो पॉलिटिकली डिवाइडेड पॉलिटी है पाकिस्तान की। उन सियासतदानों को अपनी फिक्र पड़ी हुई है, उनको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट परस्यू करना होते हैं। उनके लिए बॉर्डर मैनेजमेंट कोई अहमियत नहीं रखती। उनके लिए ये जो टेररिज्म है ये कोई टॉप प्रायोरिटी का सब्जेक्ट नहीं है। सुदान से बातचीत शुरू की गई और उसको अबंडन किया गया और फिर उसका किसी ने नाम नहीं लिया। इसके बाद जो मसले पैदा हुए हैं वो बड़े गंभीर है। इसके बाद जो टेररिस्ट हैं, जो चाहे वो TTP वाले हों या चाहे दाइश वाले हों, उनका हौसला उन्होंने ये समझ लिया है कि अब हुकूमत बातचीत की मूड में नहीं है। हालांकि वो गलती पर थे, हुकूमत तो बातचीत की मूड में होती है, लेकिन यहाँ पे तो लीडरशिप है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई फोरसाइट नहीं है, यहाँ पे कोई विजन नहीं है। रुस्तम शाह साहब, सर ये असला उठाने वालों से बातचीत होनी चाहिए। ये देखिए, मसाजिद में धमाके करने वालों के साथ बातचीत होनी चाहिए। असला उठाने वालों से बातचीत दो रास्ते होते हैं, या तो उनके सामने कहें कि भाई आप सरेंडर हो जाए, और या उनका मुकाबला करें, उनको खत्म कर दें। अगर दोनों आप नहीं कर सकते फिर आप किसी और मुल्क का सहारा लें, लेकिन इस मसले को आप फोकियत तो दें, इस मसले को आप इस मसले के साथ सर इसी मसले पर नेशनल एक्शन प्लान भी बना था ना सर, इसी पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक भी हुई थी। इसी पर वैसे बहुत कम ऐसा मामला होता है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई मसला और उस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ, दहशतगर्दों को शिकस्त दी गई। अब कहां जाके लैप्स शुरू हुआ है सर? शिकस्त दी गई, हजार लोगों को, कितने लाख अफगानिस्तान में है इनका आज तक पता नहीं चला। तो वो वैसे उसकी है वो अवाम ने भी कुर्बानी दी, हुकूमत ने भी काम किया, लेकिन उसकी जो बाकियात हैं उसको किसी ने तवज्जो नहीं दी। लोग आते रहे कि भाई हमारे घर बेकार हो गए हैं, हमारे घर गाँव देहात तबाह हो गए हैं, हमारे 2 लाख लोग अफगानिस्तान में हैं, कोई पूछने वाला है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था।
उन्होंने कहा कि जो काम हमने करना था हमने कर दिया, अपना काम करें। इस मसले को आपने संजीदगी से एट द हाईएस्ट लेवल नहीं लिया। तीसरी बात, हमारे मुल्क में पावर सेंटर बहुत है, एक पावर सेंटर नहीं है, तो उसकी वजह से पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और पॉलिसी। सर मैं इसी को सवाल को आगे लेके चलता हूं। रुस्तम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिर सर, जो इससे पहले जितने भी मामलात हुए उसके बाद तमाम सियासी जमातें यकजा हो गई, दहशतगर्दों का पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं होना चाहिए, इस पर इत्तेफाक कर लिया गया। लेकिन उसके बाद पोस्ट ऑपरेशंस भी होते हैं, आपने देखना होता है, आपने सफाया कर दिया है, उसके बाद आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की है, आपने लोगों को बसाना शुरू किया, उसके बाद हमने रिलैक्स हो गए, हमें लगा शायद अब दोबारा इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। देखिए हम रिलैक्स नहीं हो गए, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत ज्यादा लीनियंट हो गए। अब अगर आप शावर की बात करें, रुस्तम शाह साहब ने कहा ये सिक्योरिटी लैब्स भी है। और जरा थोड़ा सा मैं अपडेट करना चाहूँगा, बार बार पूछ रहे थे कि जो खुदकुश हमलावर कहाँ से आया, बाकायदा इसके बारे में एक अलर्ट जारी किया गया था, उसका नाम, एरिया, उसका ताल्लुक कहाँ से है, बाकायदा तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे थे उनको बताया गया था कि ये शख्स है, हलीम दई से इसका ताल्लुक है, 32 साल इसकी उम्र है, ये उसका शनाख्ती कार्ड नंबर है और ये शायद मुबैना तौर पर हमला कर सकता है। उसके बारे में भी लेकिन देखिए जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त आप पेशावर के इर्द गिर्द अगर देखें तो आपको पुलिस की चेक पोस्टें खाली नजर आएंगी। वो वो सिक्योरिटी कॉर्डन नहीं है जो कि आज से हम 3-4 साल पहले कह रहे थे। और बार बार इसी के ऊपर जिक्र हुआ कि आप जो बफर जोन है, फाटा जो ट्राइबल एरिया, जो सूबाई दारुल पेशावर और बाकी सेटल्ड एरियाज है, चाहे आप बनू के बॉर्डर पे देखें, डेरी खान के बॉर्डर पे देखें, लकी मरवत के बॉर्डर पे देखें, कबायली इलाकों के अंदर ये सेटल्ड एरियाज जो है वो घिरे हुए हैं। तो आपने एक यहाँ पे एक टास्क फोर्स, पहले जमाने में आपकी फंक्शनल कॉन्स्टेबलरी होती थी, अब आपने उसको प्रूफ निज़ाम किया, लेकिन वो इख्तियारात नहीं दिए। आपने कबायली इलाकों के अंदर पुलिस एक्सटेंड कर दी, लेकिन उनके पास वो मरात नहीं है, उनके पास ना वो प्लेयर है ना गैजेट्स हैं। और दूसरी तरफ देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार जो हम जिक्र कर रहे हैं, ये हमारे IG खां मौजम जहा साहब ने भी कहा, हमारे मिलिट्री के ऑफिसर्स ने भी कहा कि जो अफगानिस्तान के अंदर अनलेफ्ट असला था वो इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आप मेरे के पास हैं, उनके पास नाइट विजन, लेकिन ये आई ओपनर है सर, ये वाकया आई ओपनर है। बहुत शुक्रिया। जाहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं और कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के वाकया जो कि माजी में पाकिस्तान में होते रहे, लेकिन अब दोबारा पाकिस्तानी इस तरह के वाकयात ही देखें। बड़ी मुश्किल से हमने दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी को अपने वतन से शिकस्त दी है। अब उम्मीद करते हैं कि इस तरह का वाकया दोबारा ना हो। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अगली में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।